आज थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है और थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जो टाइम दिया हुआ है ना, इससे थोड़ा सा मैं आगे लेके जाऊंगा ताकि मैं पूरा मॉडल एक्सप्लेन कर सकूं। मैंने आपको क्लास में बताया था कि थोड़ा सा हम ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि उसको आज के दिन हम देख लें, ठीक है। अच्छा, मैंने सर अब तक आपसे ये बात की है कि दो फाइनेंसर्स हैं जो कंपनी को पैसे देते हैं, एक शेयर होल्डर्स हैं, एक हमारे डेट होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स हमसे डिविडेंड मांगते हैं और जो डेट होल्डर्स हैं जो हमें लोन दे रहे हैं वो हमसे सूद मांगते हैं। और कंपनी को इन दोनों को सेटिस्फाई करना है, इन दोनों को खुश रखना है, ठीक है जी। हर साल कंपनी ने टारगेट डिविडेंड भी देना है, हर साल कंपनी ने जो डेट होल्डर सूद मांग रहे हैं वो भी देना है, दोनों देना है, ठीक है। फिर हमने सीखा था कि जी कंपनी इसके लिए क्या निकालती है, वैक निकालती है। और वैक के लिए सर हम जो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं एक्विटी और डेट की, वो हमने सुना था कि मार्केट वैल्यूज़ निकालते हैं। ब्रीफली हमने डिस्कस किया था कि जी मार्केट वैल्यूज़ इसलिए कि कंपनी अपने करंट शेयर होल्डर्स को जो है वो सेटिस्फाई रखना चाह रही है, ऐसा है। अच्छा जी, फिर हमने सर एक हेडिंग डाली थी किस चीज़ की, वैल्यूएशन मॉडल्स की। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सर हमारे कोर्स में ना दो वैल्यूएशन मॉडल्स हैं। वैसे फाइनल में आओगे तो 12-13 वैल्यूएशन मॉडल्स देखोगे। हमारे कोर्स में सिर्फ दो ही वैल्यूएशन मॉडल्स हैं। एक हमारे कोर्स में क्लियरली मेंशन्ड है और एक हमारे कोर्स में क्लियरली मेंशन्ड नहीं है, सवालों के थ्रू एग्जामिनर ने उसको जो है वो कोर्स का पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है जी। एक हमारे पास है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और एक है हमारे पास प्राइस अर्निंग मॉडल। ऊपर वाला मॉडल समझने के लिए आज हमने कुछ कैलकुलेशन सीखनी है। वैक कैलकुलेट करते हुए मार्केट वैल्यू लेते हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू परसेंटेज ऑफ बुक वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों नहीं निकालते हम इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है। बेटा अहमद, आज की क्लास के एंड में सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है जी। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, देखें ऊपर वाली जो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है ना, इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आपने जो क्यूटी की क्लासेस ली है ना, उसको ज़रा सा मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है जी। मुझे एक बात बताएं, क्यूटी में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है, वो है जी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे एक साल बाद, आज से एक साल बाद एक अमाउंट मिलनी है 5,000 रुपये की, कितने की, 5,000 रुपये की एक अमाउंट मिलनी है। और जिस मुल्क में हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिस मुल्क में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर सूद का रेट से 10% है। कितना जी, 10%। और जो आम तौर पे सूद का रेट होता है, इन्फ्लेशन का रेट भी उसके आसपास ही होता है, ऐसा। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे मुल्क में पैसे की वैल्यू ओवर द पीरियड क्या होगी, कम होती रहेगी, ऐसा। और ये कम होने का जो रेट होगा वो कितना होगा, 10%। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक साल बाद जो 5,000 रुपये मिलने हैं, इसकी आज के टर्म्स में क्या वैल्यू है। तो क्या निकालूं इसकी, मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं। ये एक कैश फ्लो है या बहुत सारे कैश फ्लोज हैं, ये एक ही कैश फ्लो है। कितने कितने साल बाद आ रही है, एक साल के बाद आ रहा है। तो हम क्या निकालते हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू, कैसे निकालेंगे हम सर इस अमाउंट की, इस सम की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे किस तरह, 1 प्लस रेट रेज़ टू द पावर n। n का मतलब है सर किस साल में आ रही है, ठीक है जी। मुझे बताएं सर, मेरे पास ये कितना है जी, 5,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना जी, 10% रेज़ टू द पावर 1। अगर ये 3 साल बाद मिल रहा होता तो 3 हो जाता। ये एक सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका है। कितना आ रही है, 45। अच्छा, इस 45 को कोई एक्सप्लेन करेगा, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये कि 5,000 एक साल बाद मिलना ऐसे ही है जैसे कि आज 45 आपको मिल जाए। 4,554 रुपये मिलना आज इज एज गुड एज रिसीविंग 5,000 इन 1 ईयर्स टाइम, ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है। ये मैंने आपको पहली चीज़ सिखाई कि अगर एक सिंगल कैश फ्लो है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालती है। पूरा तुम लोगों ने इम्पेयरमेंट में ये सारा काम किया है। इम्पेयरमेंट के स्टैंडर्ड पढ़ते हुए प्रेजेंट वैल्यू न्यूज़ के लिए बार बार निकलवाई थी मैंने, याद आ रही। और वो सारे क्या होते थे, सिंगल कैश फ्लो, ऐसा है। कोई मसला, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई प्रॉब्लम, नथिंग। ये पहले मॉडल की पार्ट है। हमारे कोर्स में जो मेन मॉडल है ना, वो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। पहले मैं डिस्काउंटिंग टेक्निक सिखाऊंगा, फिर वो मॉडल पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। ये बात समझ आती है, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। अच्छा, बोर्ड पे देखिएगा, व्हाट इफ हमारे पास एक एन्युटी हो। एन्युटी समझते हो,
एन्युटी सीरीज ऑफ सिमिलर कैश फ्लोज, कांस्टेंट कैश फ्लोज ऐसा। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ भैया ये है ईयर 0, ईयर 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 4 साल है और से ये 5वां साल, ठीक है। सर मुझे अगले 5 सालों तक सर 100 रुपये की अमाउंट रिसीव होगी अगले 5 सालों तक। तो मुझे बताओ मेरे पास इन सारे कैश फ्लोज की आज की टर्म्स में वैल्यू क्या है। अज्यूमिंग कि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो से 8% है। एक तरीका तो ये कि आप सबकी इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल लें, ठीक है जी, लेकिन इसमें काम क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एन्युटी के फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, अब गौर से देखना, 2 इंपॉर्टेंट बातें इसमें समझाने जा रहा हूँ। सर एन्युटी किस तरह निकालेंगे हम इसमें, हम सर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। हम कहेंगे जी हमारे पास जो आर है, रेंटल जिसको आप कहते हो, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस से रेट रेज टू द पावर माइनस एन रेज टू द पावर आई, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं इस कैश फ्लोज की तो मैं कहूँगा जी 100 रुपये हर साल मिलने हैं, 1 माइनस 1 प्लस 8% रेज टू द पावर माइनस 5। ये 5 कहाँ से आया, इससे आया नहीं, इससे बिल्कुल भी नहीं आया। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर ऑफ कैश फ्लोज हैं, ये उससे आएगा। ये ऊपर वाले ईयर को देख के नहीं आएगा, याद रखना, ठीक है जी। फिर डिवाइडेड बाय 8%। ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन ये इतनी दफ़ा इस्तेमाल होगा कि याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब बताएं जी मेरे पास सर प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, कितना, 390 ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिए, ये आ गया 399। आप देखें जब आप ये वाला फंक्शन लगाते हैं ना एन्युटी का, सॉरी ये वाला फंक्शन जब आप लगाते हैं ना, तो ये वाला फंक्शन करता ये है कि जहाँ से आपका कैश फ्लो शुरू हुआ होता है जहाँ से कैश फ्लो, ये प्रेजेंट वैल्यू ना इन सब की निकाल के लेकर आता है एक पीरियड पीछे। अच्छा, हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, ईयर 0 पे मौजूद हैं, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 पे मिल जाती है अगर आपके कैश फ्लो स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ से, ईयर 1 से हो रहे हैं, ऐसा। व्हाट इफ के कैश फ्लो स्टार्ट होते हैं ईयर 2 से, तो और ईयर 1 पे कोई अमाउंट नहीं होती, तो फिर हम सर यहाँ से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। वो प्रेजेंट वैल्यू कहाँ निकलती, ईयर 1 पे निकलती, वो फिर एक सिंगल कैश फ्लो हो जाता, और फिर उस सिंगल कैश फ्लो की आप क्या करते, पीछे निकाल लेते प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा है मेरे बच्चों। अच्छा, फिर हमने बचपन में ये पढ़ा कि अगर सिनेरियो ऐसा होता कि 0, 1, 2, 3, 4 और 5, हमें सर पैसे मिल रहे होते 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये। ये कितने कैश फ्लो हैं, 4 या 5, ये 5 हैं। अब बताओ सर अगर मैं इस फंक्शन से, इस वाले फंक्शन से इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 पे नहीं आएगी, वो एक पीरियड पीछे चली जाएगी -1 पे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको धक्का दे के आगे लाना पड़ेगा ईयर 0 के ऊपर, ऐसा। तो बताओ अब मैं फंक्शन कैसे लगाऊंगा। अब मैं करूंगा ये कि सर मेरे पास 100 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 8% रेज टू पावर -5 सर, लेकिन ये तो 4 है यहाँ पे, नहीं सर ये देख के हम नहीं लगाते, ये नंबर ऑफ कैश फ्लोज देख के हम लगाते हैं, डन। फिर ऐसा है सर, लेकिन इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इससे जो कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी वो चली जाएगी -1 पे। मुझे -1 पे तो नहीं चाहिए, मुझे तो ईयर -1 की जगह 0 पे चाहिए। तो क्या करें, धक्का देने के लिए हम क्या करते हैं इसको, अब गौर से सुनना, इस फैक्टर को आपने धक्का देना, इस फैक्टर को आपने धक्का देना, ऐसा। अब निकालना ये फैक्टर और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना। क्या आ रहा है देखो, कितना, एन्युटी का मतलब होता है सिमिलर कैश फ्लोज जो आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड्स तक मिले। कितना आ रही है, ऐसा। मुझे बताएं ये वाला पार्ट क्यों ऐड किया आपने इसमें, सर क्योंकि आपने जो कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली है वो
एक पीरियड पीछे निकाल लिए, ईयर 0 की जगह ईयर -1 पे निकाल लिए, तो अब उसको धक्का देने के लिए आपने क्या करना है? अच्छा, दूसरा एक बेकार तरीका क्या होगा कि आप इन 4 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, वो ईयर 0 पे आ जाएगी और आप उसमें 100 रुपये ऐड कर लें, तब भी ये 431 ही आएगा। ठीक है ना? इन 4 की आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें और उसमें सिंपली क्या ऐड कर दें, ऐसा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 चीज़ें भेजे में बैठ गई। एन्युटी का फंक्शन कब इस्तेमाल करना है? जब सीरीज ऑफ कैश लो और सिंगल कैश लो हो तो, सिंगल कैश लो हो तो ऐसे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ऐसा। और अगर सर मेरे पास सीरीज हो तो फिर ये फंक्शन लगाना है। और अगर कैश लो ईयर 0 से स्टार्ट हो रहा हो तो फिर आपने एक पोर्शन उसमें एक फंक्शन के अंदर और ऐड कर देना है, ऐसा है। किसी का कोई सवाल तो पूछ लो, हैं? पक्का? मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं वैल्यूएशन टेक्निक्स इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के, जब मैं वैल्यूएशन मॉडल यूज़ करूंगा तो हम डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होंगे जगह जगह। ठीक है जी, प्रोजेक्टेड डिविडेंड्स की क्या निकाल रहे होंगे? प्रेजेंट वैल्यू। तो ये सारी टेक्निक्स आपको क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए। प्रैक्टिस हम खैर इतनी करेंगे, ये हमारे भेजे में बिल्कुल फिट हो जाएंगी। लेकिन कौन सा वाला समझ नहीं आया इसमें बेटा? यार मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनो। ये आप लोगों ने क्यूटी में पढ़ा है या नहीं पढ़ा? इसके बगैर तो कोई बच्चा पास नहीं हुआ ना, हैं? R2 तो चलो खैर आगे आ गए हो, लेकिन ये क्यूटी में तो सब ने पढ़ा है ना। ये एन्युटी का फंक्शन कोई नई चीज़ तो नहीं है ना? अच्छा, ये सर एन्युटी का फंक्शन बेसिकली शो क्या कर रहा होता है? ये शो कर रहा होता है, ये वैसे उसूलन मुझे बताना नहीं चाहिए, इसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा, लेकिन अब बच्चा कह रहा है नहीं सर मुझे तो ये बता दे पूरा। तो ईयर 0, 1, 2 और 3, अगर मैं इन तीनों की इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज निकालूं, एक एक रुपए की, 1 रुपये यहाँ मिलना है, 1 रुपये यहाँ मिलना है, 1 रुपये यहाँ मिलना है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? सर क्या करूं? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस से 10% का रेट है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 2 और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 3। देखिए क्या आ रही है प्रेजेंट वैल्यू तीनों से। हाँ कर सकते हो। ये क्या आ रहा है देखो। अच्छा ये इंडिविजुअली बता दो, ये आ रहा है 0.9, ऐसा 0.909 ना, ये 0.8246, ये 0.753113। ये परसेंटेजेस, ये जो प्रेजेंट वैल्यू थे ना 10% रेट पे, CFA में याद करवाई जाती है। क्या आ रही है? 2.49, बोर्ड पे देखो 2.49, ऐसा है। अब सुनो, 1 रुपया आपको 1 साल बाद मिले, 1 रुपया 2 साल बाद मिले, 1 रुपया 3 साल बाद मिले, इन सब की मैंने अकेले के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ये निकले डिस्काउंट फैक्टर्स। ठीक है जी। अगर 1 रुपये की जगह 50 रुपये होते तो 50 से मल्टीप्लाई कर देते, 1 रुपये की जगह से 70 रुपये होते तो 70 से मल्टीप्लाई कर देते, ऐसा। जल्दी बोलो, मैं क्लास में। ओके ओके। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं सर, मैं दूसरा तरीका क्या है, ये एक एन्युटी भी लगा सकते हैं। एन्युटी का फंक्शन कैसे लगता है? 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय कितना, ऐसा निकालो। ये क्या आ रही है? ये आ रहा है 2.49, ऐसा। तो भाई किसी कैश फ्लो को इंडिविजुअली निकाल लो उनकी प्रेजेंट वैल्यूज, या एक साथ गिरने की मशीन में रख के निकाल लो बात। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? कैश फ्लो सेम होने चाहिए सारे सालों में। अगर कैश फ्लो सारे सालों में सेम नहीं है तो फिर आप अलग अलग ही निकालोगे, ऐसा है। तो भाई ये एन्युटी का फंक्शन जिसने क्यूटी के अंदर नकल करके पास हुआ है, बेवकूफ़ वो कॉपी कर ले, ऐसा। ये कहाँ से कॉपी करना है? तो मैं समझा ये तो मैं 10 मिनट में रट्टा मारा था।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, इसको क्या कहोगे? ये क्या है? ये क्या है? गौर से सुनो, ये क्या है? ये डिस्काउंट फैक्टर है। इसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट फैक्टर। 1 रुपया 1 साल बाद मिलना ऐसा ही है कि आज 0.9 रुपीज़ मिलना। ये क्या है जी? 1 रुपया 2 साल बाद मिलने, इसका क्या मतलब है? अच्छा, 1 रुपया 3 साल बाद मिलना, इसकी क्या वैल्यू है? और मैं आपको कहूँ 3 रुपए एक एक करके 3 सालों में मिलना, इसकी ये वैल्यू है। ऐसा तो मुझे पता है डिस्काउंट फैक्टर्स जो आपने निकाले हैं, ये वाला फंक्शन क्या करता है? इन डिस्काउंट फैक्टर्स का सम निकाल लेता है, टोटल निकाल लेता है। अलग अलग करने की जगह आप क्या करूँ? अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, 1 रुपया 1 साल बाद मिले, इसकी वर्थ आज है 0.9। 1 रुपया 2 साल बाद मिले, इसकी वर्थ है 0.82। 1 रुपया 3 साल बाद मिले, इसकी वर्थ कितनी? 0.75। और मैं आपसे कह रहा हूँ सर 1 रुपया तीनों सालों में मिले, इसकी अगर मैंने एक साथ वर्थ निकालनी है तो आप 2.49 करें उसको। ऐसा ये बात भेजे में बैठती है। तो एनुटी का फंक्शन आपने कब इस्तेमाल करना है? एनुटी के फंक्शन से जो 2.49 निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? 1 रुपए का कैश फ्लो अगर आपको 3 सालों तक मिलता रहा, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। अगर 2 रुपए हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, अगर 5 रुपए तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से। ऐसा तो ये इफेक्टिवली सारे डिस्काउंट फैक्टर्स का टोटल है। एनुटी का फंक्शन क्या बताता है कि अगर कांस्टेंट कैश फ्लोज हैं तो बजाय आप इंडिविजुअली डिस्काउंट फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करें, डिस्काउंट फैक्टर का टोटल निकाल लें 2.49 और उससे मल्टीप्लाई करें। 50-50 रुपए मिल रहे हो तो क्या करूं मैं? आप 3 दफा 50-50 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, या आप 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 3 सालों में निकाल के उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही है। ऐसा अच्छा जी, क्लियर है भाई? ये कॉपी कर लिया, ये करना है या नहीं? ये मेरे ख्याल में एटलीस्ट इसके फंक्शंस लिख लो अपने पास। सिंगल कैश फ्लो, एनुटी। आज हमारा जो है वो मैं फिर बता दूं, डिविडेंड वैल्यूएशन टेक्निक के अंदर ये चीज़ आपको चाहिए हो। बिल्कुल इक्विटी और लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं जी। साथ बोलो बेटा जी, मैं बुलाऊंगा इसको अलग से। हाँ हाँ, कोई टेंशन नहीं। आओगे ना? हैं? ये चांद रात को नहीं बुलाऊंगा। नहीं नहीं, फिर ये बकरा ईद पे भी आएगा ईदी मांगने, ऐसी ही दी दूंगा इसको। ऐसे है साथ भाई? नहीं चाहिए? ये भी तुम लोग इस एज में कोई ईदी वीदी मिलती है या बस ख़त्म है? मिलती है? ओवरड्राफ्ट भी डलता है, थोड़ा सा आगे जाने दो बिलाल, मैं बता रहा हूँ मेरा बच्चा। ओवरड्राफ्ट भी चूंकि वर्किंग उसका कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, ओवरड्राफ्ट में भी आपने सूद देना होता है, तो आप वो भी बैक के अंदर लेते हो। ठीक है जी? हर वो लोन जिस पे आपने सूद देना, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, डजेंट मैटर, आमतौर पे लॉन्ग टर्म पे ही सूद देना पड़ता है। बड़े हम आगे। अच्छा सुनो, सारी चीज़ें छोड़ दो, ये सारी चीज़ें समझाने का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, वो था परपिचुटी देखना। सुनो गौर से मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूँ कि जी ईयर 1 से एक कैश फ्लो मिलना शुरू होगा और ये मिलेगा कब तक पता है? ये मिलेगा क़यामत से आधा घंटा पहले तक। ठीक है जी? इसके बाद सूर फूका जाएगा और सामान वामान लेके सब हम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है जी? तो अब मुझे एक बात बताएं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, गौर से सुनना। तो हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जी प्रेजेंट वैल्यू बराबर है किसके? R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई। ऐसा? अच्छा गौर से सुनना, ये R क्या है इसमें? ये इसके अंदर हमारे पास एन्युटी है। ऐसा यानी जो हमारे पास ये अमाउंट है, रेंटल है जिसको आप कहते हैं। ऐसा? और ये क्या हमारे पास? ये हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर। ऐसा? बोर्ड पे देखना।
अब अगर मैं इसमें नंबर्स बढ़ना शुरू करूं तो मैं कहूँगा जी प्रेजेंट वैल्यू बराबर है r इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज द पावर n कितना है, इन्फिनिटी, ऐसा ऐसे ही दोस्त, डिवाइडेड बाय आई। आपसे मैथ्स ये कहती है, मैथमेटिक्स ये कहती है कि जिस चीज़ की पावर इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू जीरो है, उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर किसी चीज़ की पावर इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू क्या है, अच्छा ये इन्फिनिटी पावर किसकी है सर, इस अमाउंट की है, तो अगर इसकी पावर इन्फिनिटी है माइनस में प्लस में, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो मैं कह सकता हूँ प्रेजेंट वैल्यू बराबर है r इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय आई, ऐसा। तो जीरो तो कुछ उखाड़ता नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू बराबर है r इंटू 1 ओवर आई। तो इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू बराबर है r ओवर आई, ऐसा। तो आइंदा के बाद सर जो कैश फ्लो आपको कयामत तक मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, r ओवर आई, ऐसा। अब बताओ अगर मैं आपसे कहूं कि एक अमाउंट है जो आपको कयामत तक मिलता रहेगा, ठीक है जी, कयामत तक आपको मिलते रहेंगे, कितने जी, 200 रुपए, कितने, हर साल 200 200 200 200, कब तक मिलना है, कयामत तक। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें, अज्यूमिंग कि डिस्काउंट रेट 10% है, निकालें जरा, क्या निकलता है, 2000। अब बोर्ड में देखना, बोर्ड में देखना। अब एक बंदा अगर उसकी थोड़ी अकल हो तो वो परेशान हो जाएगा कि 200 रुपए कयामत तक मिलने की प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ 2000 है, ये 200 तो 10 साल भी मिले तो 2000 हो जाएंगे, ऐसा। लेकिन सीधी सी बात है, जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाओगे ना तो 10 साल तक आप जब पहुंचोगे ना, 10वां 11वां 12वां 13वां, उसके आगे आपको ये 200 रुपए की वैल्यू ना ऑलमोस्ट ज़ीरो मिलेगी, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इतना बड़ा हो चुका होगा कि आप जब उससे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 200 रुपये की वैल्यू 0.00001 आ रही होगी, तो उसके आगे के सारे कैश फ्लोज इफेक्टिवली क्या हो जाते हैं, इरेलेवेंट हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास परपेचुटी का मतलब ऐसी एन्युटी जो कब तक मिलती रहे, तो सर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, आप सिंपली उसको डिवाइड कर दें किससे, डिस्काउंट रेट से। तो सर हमारे पास अब तक की सारी डिस्कशन की समरी क्या आ गई कि अगर हमारे पास एक सिंगल सम है, सिंगल सम, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है, आपने निकालनी है जी उसकी प्रेजेंट वैल्यू r ओवर 1 प्लस आई रेज द पावर n। अगर आपके पास सर एन्युटी है तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सर r इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज द पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई, ऐसा ही है। और अगर सर परपेचुटी है और कयामत तक पैसे मिलने हैं तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है, r ओवर आई, ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। ये बात भेजे में बैठता है सर, ये अपने पास नोट कर लें सर, शाबाश हैं ना, ना बस है भाई। मैंने बेटा 1.5 साल पहले ऑडिट पढ़ाना छोड़ा है, वो भी टाइम ना होने की वजह से, हैं नहीं, मैंने सोचा अब बच्चा अच्छा चला रहा है लड़का तो उसको चलाने दो यार, हर जगह पे उंगली करने की ज़रूरत नहीं। अभी कुछ नए सब्जेक्ट्स ऐड कर रहा हूँ मैं, वो मैं पढ़ाऊँ, हैं हाँ, डेटा रिस्क एंड सिस्टम्स हैं, नहीं इंशाल्लाह ताला तुम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिसको पड़ गई, डेटा का तो सब्जेक्ट जो डाला गया था वो एमएफए से निकाल के हटाया जा रहा है ना, इसमें आईटी के जो चैप्टर्स हैं वो उधर डाले जा रहे हैं और कुछ फर्दर चैप्टर ऐड किए जा रहे हैं। हाँ सीए में नीचे चला जाएगा ना, हाँ मज़ा आएगा हैं, नहीं जो सिलेबस उन्होंने डिज़ाइन किया ना उसके बाद एक अच्छा तगड़ा पेपर बनेगा। लेकिन मैं ये बात नोट कर रहा हूँ, लेवल 2 बच्चे के लिए ना अजाब बन जाएगा, पता है क्यों, कॉस्टिंग, एमएफए, एफएआर2 और ऑडिट, ये 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। बस
और एक और न्यूज़ आपको दे देता हूँ मैं, वो न्यूज़ ये है कि ऊपर के जो 4 पेपर है ना, FAR1 टैक्स, डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क और बिजनेस लॉ, ये 4 पेपर साल में 4 दफ़ा हुआ करेंगे। इनके एग्ज़ाम्स क्वार्टरली होने वाले हैं, ठीक है, और ये सारे होंगे कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है जी। ये अगले 6-8 महीने का प्लान है ICAP का, ज़्यादा दूर की बात नहीं बता रहा मैं, ये चल रहा है इस वक्त, ठीक है जी। इस पे जो है वो काम चल रहा है और होपफुली जो है वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि अगले 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा और ये बहुत पॉजिटिव होगा। किसी का पेपर रुक गया यार, वो अच्छा 3 महीने में दे देना, बजाय 6 महीने पूरे रुके। नहीं पूरे कैफ का नहीं, सिर्फ शुरू के 4 पेपर्स, यानी ग्रुप 1, बाकी 4 रिटर्न हो। आज दिलवा दूंगा बेटा, शायद उस्ताद नहीं तो शायद आसर। इस पर भी बताता हूँ, मोहम्मद मुजम्मिल। बढ़े हम आगे। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़े? यार MFA का सिलेबस पढ़ने वाले बच्चे हों तो बहुत सुकून से वक्त से ख़त्म हो जाता है, मसला नहीं होता है इसके अंदर। हाँ, लेकिन ये मैं बता दूं कि जिस तरह करंट पेपर बना है ना, मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं, मैं कसम खा के आपको बता देता हूँ कि अगर लास्ट अटैम्प्ट का बजटिंग का सवाल इस जैसा सवाल हमने क्लास में नहीं किया होता, तुक्का था ये प्योर। एक बच्चे को जिसने बजटिंग के 60 सवाल भी किए हो ना, वो लास्ट अटैम्प्ट जैसा सवाल नहीं अटैम्प्ट कर पाता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तुक्के में हमारा लग गया हिसाब किताब, बाकियों का मुझे नहीं पता बाकी कॉलेजेस में क्या हुआ, हमारा तो प्योर तुक्का लगा है। उस जैसा सवाल मैंने क्लास में करा देते, क्योंकि पुराना CA फाइनल का सवाल है, वो मैं कराता हूँ आम तौर पर, वो करा दिया मैं, और 1 नहीं 2 दफ़ा कराया वो हैं, वो लग तुक्का था भाई। ये नहीं था कि हमें पता होता है कि ये वाला 100% प्योर सीधा स्ट्रेट तुक्का, ठीक है जी। इसका कोई भी बंदा क्रेडिट लेता है तो वो झूठा है, ठीक है जी। हैं नहीं, देखो यार मेरी बात सुनो, मैं मिसाल के तौर पर एक मेरे पास पुराने CA फाइनल का पास पेपर का क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगता है, मैं कराता हूँ बार बार बच्चे को, इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप, वो पेपर में आ जाए, इसमें मेरा कमाल नहीं है, एक तुक्का था जो लग गया, ठीक है जी। हैं बंदा देखो, मैं एक चीज़ नोट करता हूँ यार, जिस बंदे को कुछ भी नहीं पता होता ना, वो एक तुक्का मारे और वो तुक्का लग जाए, और फिर वो आगे कहे कि इट वाज अ कैलकुलेटेड, खुदा कैलकुलेटेड के इल्म फल्कियात से तूने कैलकुलेट किया था, हैं क्या किया था तूने, नजूमी है भाई तू। नहीं वो तो भाई तुक्का है ना भाई, लग गया तो लग गया। अब मैं बोल रहा हूँ, मान ही नहीं रहा यार, यकीन करो। एक मुझे करना कि देखें, इतना पढ़ा के तो बेटा अब हमें तो पता चल ही गया है कि पर्चे में क्या आना है, ये सब झूठ है। ICAP का पेपर ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर बनाने वाला होता है वो एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी डालता है उसमें, ठीक है जी। मैंने बच्चों से कहा वर्किंग कैपिटल आएगा इस दफ़ा, अच्छे से करके जाना, पिछली 4 दफ़ा से बजटिंग आ रहा है, फिर बजटिंग दे दी। अब बताओ अगली दफ़ा में क्या बोलना चाहिए, बजटिंग आएगा वर्किंग कैपिटल। अब आपने जैसी बजटिंग बोलना है उसने आउटस्विंग मार के फिर ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, मुझे लगा वर्टिकल एनालिसिस आएगा, मुझे गैप का कोई थोड़ी, मैंने बोल दिया आएगा, वो आ गया, ठीक है। यार तुक्का होता है भाई। चल नहीं होगा कोई इशू, बोर्ड में देखना, बोर्ड में देखो, सारी चीज़ें छोड़ दो। हमने परपेचुइटी सीख ली, बेसिक एन्युटी की कैलकुलेशन सीख ली, अब हम अपना पहला मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सुनो 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 सुनो, सारी चीज़ें छोड़ दो। देखो मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है,
मैं गया एक बैंक में, बैंक का नाम है जी HBL, एक बड़ा बैंक है। मैंने बड़े बैंक को कहा, बड़े बैंक मैं अगर पैसा रखूँ 1 साल के लिए आप मुझे कितना रिटर्न दोगे? तो उसने कहा जी मैं आपको रिटर्न दूंगा 10% का। किससे कहा ये? HBL ने कहा। मैंने अच्छा यार 10% इज़ अ गुड रिटर्न, बट मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा हल्का है। अच्छा, मैं HBL की जगह फिर गया खैबर बैंक में, ठीक है जी, खैबर बैंक लिमिटेड, इसके पास में गया। खैबर बैंक को मैंने कहा जी तुम क्या सूद दोगे? उसने कहा 10%। मैंने कहा पागल हो गया क्या? हबीब बैंक इतना सेफ बैंक विद ऑलमोस्ट 2000 ब्रांचेस, ठीक है जी, आगा खान कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट है उसमें, और वो बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन होते हैं, तो तेरे में क्या है भाई? तू किस चीज़ के 10% दे रहे? तू तो ज़्यादा दे मुझे रिटर्न। उसने कहा ठीक है सर मैं आपको 12% का रिटर्न दूंगा। ठीक है जी, मैंने कहा दिस मेक सेंस, क्योंकि तुम एक छोटे बैंक को, रिस्की बैंक को, एक ऐसे बैंक को जिसका कोई प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, प्रॉफिट में नहीं हो तुम, ठीक है जी, या प्रॉफिट में हो भी तो बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट है तुम्हारा, ब्रांचेस भी कम है, प्रेजेंस भी कम है, फंसोगे तो लंबा फंस सकते हो। मैं तुम्हारे पास पैसे रख रहा हूँ तो मुझे कम से कम 10 से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। अब गौर सुनना, अब किसी ने मुझे कहा आप एक काम करें सर, छोटे बैंक में पैसा रखना, जितना पैसा है ना आपके पास आप इस पे ले लें एक मकान, क्या ले लें? एक मकान ले लें, ठीक है जी, एक घर ले लें। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा घर का क्या करूँगा? उसने कहा सर जिस तरह आप बैंक में पैसा रख के सूद खा रहे हैं ना, घर किराए पे दे दीजिएगा। घर क्या करना? पैसे हैं मेरे पास, गौर से सुनना, 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख रुपए। मैं सोच रहा हूँ 1 लाख रुपए का मैं घर ले लूँ, ठीक है जी, और मैं उस पर घर पे मुझे क्या मिलेगा सर? रेंट मिलेगा। ऐसा है या नहीं? गौर से सुनना। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं घर ले लेता हूँ तो कुदरती आफात हैं वो भी आ सकती हैं, घर के कागजात में 2 नंबरी भी हो सकती है, ऐसा। तो मैं अगर घर खरीदूं तो मैं घर से कितना रिटर्न मांगूंगा? 10%, 12% या 12% से भी ज़्यादा? 12% से भी ज़्यादा। क्यों? रिस्क है सर। तो मैंने सोचा कि मुझे इस घर से रिटर्न मांगना चाहिए कितना? 15%। ये क्या हो गया मेरा? ये क्या हो गया? रिक्वायर्ड रिटर्न। तो रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होता है जी? आपको जब भी किसी जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहली चीज जो आप अपनी डिटरमिन करोगे वो क्या होगा? वो रिक्वायर्ड रिटर्न होगा कि मैं इस पर्टिकुलर वेंचर से कितने रिटर्न को एक्सपेक्ट करता हूं, ऐसा। अब मेरा सवाल है, जब ये एक इन्वेस्टर ने डिटरमिन कर लिया कि उसको घर खरीदने के बाद कितना रिटर्न चाहिए? 15% का। अब सुनना जरा गौर से। अब वो इवेल्युएट कर रहा है एक घर को। एक घर हमने देखा, हमने कहा यार अगर ये घर खरीदूंगा ना, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न चाह रहा हूँ? 15% का। तो मुझे पता चला कि इस घर की टोटल लाइफ ही 4 साल है। 4 साल बाद ये घर क्या हो जाएगा? टूट फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन 4 सालों में, गौर तो सुनना, कितने सालों में? इन 4 सालों में हमें मिलेगा रेंट। क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। रेंट मिलेगा सर 40,000 रुपए पर एनम। कितने? 40,000 रुपए पर एनम। ये परपेचुटी में जाएगा या 4 साल के लिए? तो मुझे बताओ, ये एसेट ऐसा है जिसकी लाइफ फाइनाइट है या इंडेफिनिट है? फाइनाइट लाइफ है। पता है कि 4 सालों में खत्म हो जाएगा, और 4 सालों में कैश फ्लोस क्या मिलेंगे? 40 40 40 40। बस मैं इस प्रोजेक्ट से रिटर्न कितना चाह रहा हूं? 15% का। कितने का रिटर्न चाह रहा हूं? अब बताओ सर, आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहती है कि किसी एसेट की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकालने का तरीका ये कि आप उससे मिलने वाले कैश फ्लोस की क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। किस रेट से? किस रेट से? आपके रिक्वायर्ड रेट से। रिक्वायर्ड रेट कितना है आपका? 15%। आप एक काम करें, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। किस रेट से? 15% से। इससे कितने कैश फ्लोज मिलेंगे? 4 40 40 40 40। इसके बाद मिलेंगे नहीं। तो फिर अब एक काम करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालें सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू? एट द रेट कितना जी? 15%। क्या इधर मैं एनुटी लगा सकता हूं, या सिंगल कैश फ्लोज लगाऊं, या परपेचुटी लगाऊं? एनुटी आप आराम से लगा सकते हैं। कैसे लगाएं सर? 40,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 15% रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 15% क्या आ रहा है? 1,14,199। उर्दू जुबान में 200 रख दूं? अब बता इसका मतलब क्या है? मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस घर को 1,14,200 रुपयों में खरीदोगे तो 4 सालों में आपको ये 40 40 40 40 हज़ार का जो रेंट मिल रहा है, इफेक्टिवली आप कितने % कमा रहे हो?
15% कमा रहे हो, आप कितने कमा पाओगे? तो मुझे बताओ, ये जो आपने 1,14,200 रुपये निकाला है, इसको मैं क्या नाम दूं? इसको मैं नाम दे रहा हूं क्या चीज़? फेयर वैल्यू। अब बताओ इस घर की फेयर वैल्यू इस रिक्वायर्ड रिटर्न पे कितनी बनती है? अब बताओ, अगर किसी भी इन्वेस्टर को किसी एसेट की फेयर वैल्यू निकालनी हो तो एक तरीका तो ये कि आप मार्केट से पता कर लें कितने का, ऐसा है। और अगर नहीं पता हो तो, नहीं पता लग रहा हो तो फिर आप क्या करें? आप उसके कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालें, किससे? रिक्वायर्ड रेट से। मुझे बताओ, रिक्वायर्ड रेट से मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो कितनी वैल्यू निकली? 1,14,000। ये वैल्यू होनी चाहिए किसके हिसाब से? मेरे हिसाब से। मैं समझता हूं अगर मुझे 15% का रिटर्न चाहिए ना इस प्रोजेक्ट से, तो मुझे इस घर के लिए मैक्सिमम कितने पैसे देने चाहिए? 1,14,200 रुपए। ऐसा ये जो बंदा है ना, इसका रिक्वायर्ड रिटर्न 14% है। इसका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा उसके हिसाब से फेयर वैल्यू कितनी निकलेगी? 14% के हिसाब से फेयर वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होगी, ऐसा। तो मुझे बताएं, एक एसेट की फेयर वैल्यू हर एक बंदे के लिहाज से एक जितनी होती है? नहीं सर। फिर हर बंदा अपना रिक्वायर्ड रिटर्न निकालता है और एसेट के कैश फ्लोज को देखता है। एसेट के कैश फ्लोज सारों के लिए सेम होंगे, लेकिन रिक्वायर्ड रिटर्न सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। और रिक्वायर्ड रिटर्न सबका अलग अलग होगा तो सर फेयर वैल्यू सबके हिसाब से अलग अलग निकलेगी। बताओ मैं इसको, इस 1,14,000 को कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूं? मैं बताऊं उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूं। अगर मैं इस घर की इन्वेस्टमेंट पे 15% का रिटर्न कमाना चाहता हूं, मुझे 1,14,200 रुपये से ज़्यादा इस घर को 1,14,200 से ज़्यादा पे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे कितने पे खरीदना चाहिए? 1,14,000। अच्छा, अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये 1,14,200 रुपये का एक घर खरीद लूँ, क्या करूँ? खरीद लूँ। गौर से देखना, बताओ मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,14,200। बताएं सर मेरा रिटर्न कितना होना चाहिए? अभी मैंने डिसाइड किया था कितना, लगाओ इसका 15% कितना बनता है? 17,120। मैं कह रहा हूं मैंने 1,14,000 इन्वेस्ट किए, मुझे 17,000 रुपए साल के मिलने चाहिए। मिले कितने तुम्हें? मुझे तो 40,000 मिल गए, ज़्यादा मिल गए। अब बताओ ज़्यादा जो मिले ये क्यों मिले? सर ये मेरी इन्वेस्टमेंट वापस आ रही है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई थी अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। बताओ कितनी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास वापस आई? 40 में तो 17 सूद है ना, या 17 तुम्हारा रिटर्न है, तो बाकी क्या है? बाकी कितना जी? उसको मैं नाम दूं प्रिंसिपल कितना? 22,800। अब 100। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास साल के एंड में अगर कोई पूछे कि इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू रह गई है, तो मैं कहूँगा यार मैंने 1,14,000 लगाए थे, उसूलन तो मुझे 17,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल कितने गए? 40,000। तो इसका मतलब है मेरे पैसे, एक तो रिटर्न वापस आ गया और कुछ जो है वो प्रिंसिपल वापस आ गया। बाकी कितना रह गया? 91,320। ऐसा है, घर की वैल्यू भी कम हो गई होगी। क्यों? इस्तेमाल हो रहा है सर। अब बताएं सर मेरे पास ये 2 आया कितना जी? 91,320। अब बताएं इस साल का रिटर्न कितना बनता है 15% के हिसाब से? 13। अब बताओ जी, फिर मुझे कितना मिला कैश? 40,000। फिर अब बताओ सर मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना रह गया? 65,018 रुपये। बताएं मेरे पास सर ईयर 3 पे 65,018 रुपये, सर 15% का रिटर्न 9,753। मुझे बताएं फिर 40,000 का कैश आ गया, फिर 30,200, फिर क्या बचा? 34,770। रिटर्न 15% का 5,230। 5,230 राउंडिंग ऑफ 34,700। ऐसा, ये क्या हो गया? जीरो हो गया। अब बताओ एज एन इन्वेस्टर आपने कितना कमाया इसमें से? 15% का रिटर्न कमाया और अल्टीमेटली क्या हो गया? घर खत्म और आपके पैसे भी वापस आ गए। ऐसा है। अब बताएं मुझे किसी भी चीज़ की फेयर वैल्यू मालूम करनी है, मैं 2 स्टेप से मालूम करूंगा। कैसे?
पहले तो अपना रिक्वायर्ड रिटर्न डिटरमिन करो कि मुझे कितना % रिटर्न चाहिए, फिर क्या करो, जो एसेट खरीद रहे हो उससे मिलने वाले एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज रख लो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल जाएगी तुम्हें, फेयर वैल्यू। पेपर में ये काम करने के लिए नहीं आता। पेपर में वो सिर्फ क्या पूछता है आपसे, बताओ जो एसेट खरीद रहे हो उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, निकाल लोगे। बताओ, उसके लिए 3 स्टेप में काम करना है हमने। पहला स्टेप, डिटरमिन द रिक्वायर्ड रेट। नंबर 2, डिटरमिन द कैश फ्लोज ऑफ द एसेट। और नंबर 3, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ऐसा है, ये बात समझ आती। अब आइंदा के बाद किसी भी चीज़ की फेयर वैल्यू मालूम करनी होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो क्या करेंगे हम, कैश फ्लोज निकालेंगे, रिक्वायर्ड रिटर्न निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा है। अच्छा, आप लोग ना ये चीज़ अकाउंटिंग में भी देखते होगे। IFRS 9 अगर पढ़ा हो ना, कोई बंदा ऑलरेडी FR2 पढ़ कर आ रहा है, तो IFRS 9 में भी आपको फेयर वैल्यू निकालना इसी तरह सिखाई जाती है। ऐसा है, ये नोट करें सर, शाबाश। यार एक बात बताओ, एक कॉलेज है जो तुम्हें एक बंदा बेचना चाह रहा है। कॉलेज में वो बता रहे जी इतने स्टूडेंट आएंगे सालाना और इतने साल तक आते रहेंगे और 10 साल बाद उसका पट्ठा बैठ जाएगा। ठीक है जी, अब बताओ आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एक रिक्वायर्ड रेट आप निकालें। क्या सोचें, अगर मैं बैंक में पैसा रखूंगा तो इतना रिटर्न मिलेगा, किसी कंपनी में पैसा डालूंगा तो इतना रिटर्न मिलेगा। यार कोई स्कूल खरीदना है तो बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है, तो मुझे 20% मांगना चाहिए। अब आप उसके कैश फ्लोज, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालें किससे, 20% से, तो आपको क्या मिल जाएगा, फेयर वैल्यू। ऐसा है, आराम से हो जाएगा कवर माज। ये लास्ट बात एक दफ़ा और रिपीट कर दें, आपको किसी भी एसेट की फेयर वैल्यू मालूम करनी है, आप क्या करें, उससे एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें। किस रेट से, रिक्वायर्ड रेट से। रिक्वायर्ड रेट सारे बंदों का दुनिया में एक ही होगा? नहीं सर, अलग अलग होगा। आगे बढ़े हम। हाँ भाई, रिक्वायर्ड रेट भी कैलकुलेट करना होगा, डिविडेंड भी कैलकुलेट करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होगी, सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। हाँ, रमज़ान में लास्ट क्लास कब होगी? अच्छा ये भी क्लियर कर लो, रमज़ान की लास्ट क्लास होगी जुमेरात वाले दिन। ठीक है, हम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे क्लास रखेंगे। फ्राइडे हमारा जो है वो 27 रमज़ान पड़ेगा। तो आप अपने गांव चले जाएं, पिंड चले जाएं, गोठ चले जाएं, ग्राई चले जाएं, कलीता लाड़शा, जो भी जहाँ जाना है आप अपने अपने हिसाब से हैं। मैं नहीं जा रहा कहीं पे भी, तुमने बोल दिया तो रुकना पड़ेगा ना, हैं? यार मेरी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वालों? हेलो हेलो हेलो, क्या बोलता है, हैं? आगे बढ़े हम दोस्त। MFA में सिर्फ लड़के ही आते हैं क्या? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अल्लाह की कसम है रिकॉर्ड नहीं हो रहा, रिकॉर्ड नहीं हो रहा। चलो आगे बढ़ो। आ जाएगा बेटा, टेंशन नहीं लो, ससुराल भी आ जाएगा। अच्छा चलो एक स्टेप आगे बढ़ो। अब एक बात बताओ, मैं सोच रहा हूं यार, अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं। मैं सोच रहा हूं मैं यार OGDC का एक शेयर खरीद लूं। क्या OGDC का एक शेयर मेरे लिए एसेट है? हाँ ना, मैं खरीदूंगा, मेरे लिए तो एसेट है वो। पैसे दूंगा तो मुझे मैं खरीदूंगा। मिलेगा क्या उससे आपको? डिविडेंड मिलेगा। कब तक? जब तक कंपनी कायम है। कंपनी तो लॉ के हिसाब से एक परपेचुअल स्ट्रक्चर है, कंपनी तो डिविडेंड आपको देगी कयामत तक, ऐसा है नहीं? अच्छा मैंने क्या किया, मैंने OGDC की डिविडेंड हिस्ट्री निकाली। क्या निकाली? डिविडेंड हिस्ट्री। तो मुझे ये बताया गया कि OGDC 22 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड देती है पर शेयर
और ये ज़माना कदीम से ये चला आ रहा है, ये चेंज ही नहीं हुआ और एक्सपेक्टेड है कि आगे भी यही डिविडेंड मिलता रहेगा। ये आपको क्या पता चल गया, अगर मैं OGDC का एक शेयर खरीदूंगा तो ये वो कैश फ्लो जो मुझे मिलता रहेगा, ऐसा है नहीं है, ये वो कैश फ्लो जो मुझे मिलता रहेगा। मैंने सोचा मेरा रिक्वायर्ड रेट क्या होना चाहिए, तो मेरे दिल ने कहा कि आपका रिक्वायर्ड रेट होना चाहिए 12%। कितना? 12%। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, मेरे दिल ने कहा, ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, ये रेट कैलकुलेट होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं आसानी के लिए कि 12% वो रेट है जो मैं चाह रहा हूँ। अब बताओ सर, OGDC का ये डिविडेंड मुझे कब तक मिलता रहेगा? क़यामत तक मिलता रहेगा। तो ये क्या बन गया, एक परपिचुटी बन गई, ऐसा। अब बताओ एक शेयर OGDC का कितने रुपए का मिलना चाहिए? क्या निकाल रहा हूँ मैं इसकी मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू, कितनी? 22.7 डिवाइडेड बाय सीधा सीधा 12%, ऐसा क्या आ गया? 189.17 या 17, ये आ गई जी एक शेयर की फेयर वैल्यू OGDC की, ऐसा। ये बात भेजे में बैठती है। तो सर हमारे पास एक फंक्शन डेवलप हो गया कि अगर आपको किसी भी शेयर की फेयर वैल्यू मालूम करनी है तो आप सिंपली एक काम करें, फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू मालूम करनी है तो सर आप उसका एनुअल डिविडेंड ले लें और उसको डिवाइड कर दें किससे? 12% या जो भी एक्सपेक्टेड रेट को भी थोड़ी देर पहले हम एक वर्ड से डिनोट कर देते, किससे? KE से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, क्योंकि ये इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट है तो कंपनी का क्या है? कॉस्ट है, ऐसा। अब बताएं जी, अगर मुझे OGDC के एक शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है तो मैं क्या कर लूं? मैं अज्यूम कर लूं कि उसका डिविडेंड इतना होगा और वो कब तक मिलता रहेगा? क़यामत तक मिलता रहेगा। और मैं क्या निकाल लूं? उसकी प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से, उसको डिवाइड कर दूं किससे? रिक्वायर्ड रिटर्न से। रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है सर? मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ऐसा। ये बात भेजे में बैठती। अब बता, उसमें बहुत बड़ी अजम्पशन छुपी हुई है। वो अजम्पशन क्या है? इतनी बड़ी अजम्पशन है कि OGDC एक कांस्टेंट अमाउंट का डिविडेंड देता है हर साल। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब है ये जो वैल्यूएशन मॉडल आप लगा रहे हो ना, ये को प्रैक्टिकली सही होल्ड नहीं होता। क्यों? कोई भी कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड नहीं देती, ऐसा है। ये बात समझ आती है। अब हमने सर इसको कुरेदना है कि अगर कांस्टेंट डिविडेंड दे तो ये तरीका, ना दे तो फिर कौन सा तरीका होगा, वो भी हम सीखते हैं अभी, ऐसा। अब बताओ, अगर किसी भी एसेट की आपको मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, फेयर वैल्यू मालूम करनी है, तरीका क्या है उसका? आप उसके कैश फ्लोज की, उससे मिलने वाले कैश फ्लोज की क्या निकाल लें, तो शेयर से क्या कैश फ्लो मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, ऐसा। ये बात भेजे में बैठती है। बेसिक बात समझ आ गई? बेसिक बात समझ आ गई। अच्छा, ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लें, हम इस मॉडल को हम खींचते जाएंगे आगे, ठीक है? हाँ, ये जो फंक्शन लगाया हमने सीखा है, हाँ अभी ऊपर सीखा ना, मनुष्य परपेचुटी का फंक्शन। हो सका ये कहाँ से सीख लिया हमने? है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम आगे बढ़े? बढ़ जाएंगे। कौन सा आया ना? मैं कल डाला था, मैंने लिखा बाबर आजम, मुझे बहुत याद आया। आज वो कहाँ है, वो बबलू, फराज नाम है ना उसका, क्या नाम है? फरहान। अच्छा जी, बता रहा हूँ। अच्छा, अब आओ जरा आगे बेटा। अब सारी चीज़ें छोड़ दो, मैंने आपको बेसिक्स पढ़ा दिए हैं, अब मैं आपको वैल्यूएशन मॉडल पढ़ा रहा हूँ। देखें, किसी भी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, आप सिंपली क्या करें, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। किसकी?
डिविडेंड्स की यूजिंग रिक्वायर्ड रेट। ऐसा किसी भी कंपनी के शेयर की अगर आपने मार्केट वैल्यू निकालनी है, आप सिंपली उसके मिलने वाले सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालने किस रेट से। अच्छा एक बात बताओ, पाकिस्तान में एक कंपनी फॉर्म हुई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ ईरान के कोलैबोरेशन से। दोनों ने डिसाइड किया कि ये कंपनी 10 साल तक जो है ना वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की एक्सरसाइज करेगी पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के ऊपर, ठीक है जी। और 10 साल में जितना इससे इनकम कमाना है, कमाने के बाद ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और एंड पे आके कंपनी के एसेट्स बेच के शेयर होल्डर्स में जो है वो पैसे बांट दिए जाएंगे। तो मुझे बताओ इस पे परपेचुअल डिविडेंड की अजम्पशन लगाई जा सकती है? नहीं सर। क्यों? इसके सर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कितने साल चलेगी, 10 साल चलेगी, तो इसका मतलब है भाई आगे नहीं जाएगी, बेकार बात है। ऐसा अच्छा जी। लेकिन आमतौर पे कंपनीज जो फॉर्म होती हैं वो किस नियत से फॉर्म होती हैं? अच्छा अब अज्यूम करो मैं आपके सामने एक केस रख रहा हूँ, गौर से सुनना। केस 1, एक कंपनी है, उसने साल शुरू किया, गौर से सुनना, एक कंपनी ने साल शुरू किया 1000 रुपये के कैपिटल से। किससे? 1000 रुपये के कैपिटल से। 1000 रुपये बंदे ने कंपनी में डाले और कंपनी ने क्या किया, इस 1000 रुपये को आगे इन्वेस्ट कर दिया एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, सुकून से इसको देखना है। एक बंदे ने कंपनी को 1000 रुपये दिए, ये कंपनी का कैपिटल बन गया, कंपनी ने इसको किसी इंडस्ट्री में डाल दिया। इंडस्ट्री कौन कौन सी है सर हमारे पास? हमारे मुल्क में कुछ 26 किस्म की इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, सर मेरे पास जो है वो NBFC सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, 1000 किस्म के नाम 26-27 है, टेक्सटाइल सेक्टर है। ऐसा तो ये जो हमारी कंपनी है एक फार्मा कंपनी है, ठीक है जी। फार्मा इंडस्ट्री में आमतौर पर जेन्युइनली जो पैसे लाए जाते हैं और डाले जाते हैं इंडस्ट्री में, यहां रिटर्न मिलता है 20% का। कितने का? 20% का। ये रिटर्न किसको मिलता है? ना 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 ना, किसने पैसा इन्वेस्ट किया? कंपनी ने। किसने पैसा इन्वेस्ट किया? कंपनी ने। कंपनी को पैसा किसने दिया? शेयर होल्डर ने दिया। इस वक्त हम बात करें कंपनी की, मुझे बताया कंपनी ने कितने पैसे डाले? 1000 रुपए। 1000 रुपए जो कंपनी ने इन्वेस्ट किया है ये जेन्युइन कैश है, जेन्युइन कैश। इस पर रिटर्न कितना मिलेगा? इस रिटर्न को क्या कहते हैं पता है? इस रिटर्न को कहते हैं ROE। क्या कहते हैं? ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये इक्विटी किससे इन्वेस्ट की है? कंपनी ने इन्वेस्ट की है। कंपनी को क्या मिलेगा? 20% रिटर्न मिलेगा। बताओ कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? 1000 रुपये पे। ये हो जाएगा कंपनी का प्रॉफिट। ऐसा तो कंपनी ने अपने 1000 रुपये के कैपिटल पे कितना प्रॉफिट कमाया? अब शेयर होल्डर देख रहे कंपनी के अंदर, ओहो 1000 था 1200 हो गया। शेयर होल्डर आया, उसने कहा जी मुझे रिटर्न चाहिए। कंपनी ने कहा जी मैंने 200 रुपये कमाए, आपको क्या चाहिए? शेयर होल्डर ने कहा मुझे सब चाहिए। क्या चाहिए? कंपनी ने कहा ये ले भाई, ये ले ना दी दे, ये पूरे 200 रुपये का प्रॉफिट ले जा। अब बताओ कंपनी के पास कितने एसेट्स बच गए? 1000 रुपये के। तो जो कमाया किसको दे दिया? तो हम ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे सर। हम वहीं आगे खड़े हो गए किस पे? 1000 रुपये। फिर क्या हुआ? अगले साल कंपनी का 1000 रुपये ही लगा हुआ है सेक्टर के अंदर। क्या मिलेगा सर इस 1000 रुपये के अब कैपिटल में? सर हमें लग रहा है ROE 20% ही रहेगा क़यामत तक इंशाल्लाह ताला। कितना प्रॉफिट मिला? अब बताओ फिर शेयर होल्डर आया, मैंने कहा जी 200 कमाए। उसने कहा जी हाँ बस आप ये दे दें और ये अपने 1000 रुपये अपने पास रखें। अब बताओ सर मेरे पास हर साल क्या हो रहा है? 1000 रुपये ही हमने रखे हुए सेक्टर के अंदर, इस पर 200 का प्रॉफिट बनता है और ये बंदा आके ले जाता है प्रॉफिट। क्या रह जाता है हमारे पास? 1000। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों चौथे साल भी 1000 रुपये का ही कैपिटल है, 200 रुपये का प्रॉफिट है, 200 रुपये कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, क्या बचा? 1000 रुपये बच गया। मेरा सवाल है सर ये कितने सालों तक इसी तरह चलता रहेगा? ये कितने सालों तक इसी तरह चलता रहेगा? हाँ जी, ये क़यामत तक इसी तरह चलता रहेगा। ऐसा? और अगर क़यामत तक चलता रहेगा तो मैं अगर 1 साल और ले जाऊँ इसको तो कोई फ़र्क पड़ेगा? 1000, 200 और अब मुझे एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि इस कंपनी, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? नहीं, हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं। हमने देखा है इस कंपनी ने तो हिस्ट्री में क्या पे किया है? एक कांस्टेंट डिविडेंड पे किया है। कांस्टेंट डिविडेंड कौन सी कंपनी पे करती है? जो कमाती है वो बांट देती है, ऐसी कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड देती है, रिटेन नहीं रखती है। अगर ये रिटेन रखती क्या होता? एसेट्स बढ़ जाते। एसेट्स बढ़ जाते तो
अगले साल का प्रॉफिट बढ़ जाता, प्रॉफिट बढ़ जाता तो डिविडेंड बढ़ना शुरू हो जाता, लेकिन आपने तो कुछ पल्ले ही नहीं छोड़ा ना। अब बताएं सर, ऐसी कंपनी जो 100% पे आउट करती है, जो 100% पे आउट करती है, हमारी अजम्पशन रहेगी एमएफए में, बीएफडी में, कैसी कंपनी जो 100% पे आउट करती है उसका डिविडेंड क्या रहेगा, उसका डिविडेंड क्या रहेगा, फ्यूचर में भी कांस्टेंट रहेगा, उसका डिविडेंड कभी भी ऊपर नीचे, क्या ये हमारी अजम्पशन है या ये प्रैक्टिकली होल्ड करता है? ये प्रैक्टिकली होल्ड नहीं करता। कोई कंपनी 100% प्रॉफिट नहीं बांटती और कोई कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड नहीं देती, लेकिन हम एमएफए में और बीएफडी में अज्यूम करेंगे कि अ कंपनी दैट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल इट्स प्रॉफिट, ठीक है जी, विल मेंटेन अ कांस्टेंट डिविडेंड थ्रू आउट इट्स लाइफ, ठीक है जी। अब बताएं, अगर मैं आपसे कहूं कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, नया शेयर होल्डर आया जिसने इस बंदे से शेयर लेने, इस बंदे के पास शेयर्स मौजूद है ना, मैं इससे शेयर्स लेना चाह रहा हूं, मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है 8%, बताओ मैं इससे कितने रुपए में शेयर खरीदूं? बताओ, मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है, मैं एक अलग बंदा हूं, मैं इससे शेयर खरीदना चाह रहा हूं, कितने में खरीदूं? बताओ, कितने का डिविडेंड क़यामत तक मिलता रहेगा? डिवाइड करें इसको किससे, क्या आता है? 2500। तो मुझे करना ये चाहिए कि इस कंपनी को ख़रीद लेना चाहिए कितने में? 2500 रुपये में। कितने में? अब मेरे 2500 में मुझे हर साल क्या मिलता रहेगा? 8% के हिसाब से 200 200 200 200 का डिविडेंड मिलता रहेगा। कब तक? क़यामत तक। ये कंपनी ख़त्म। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे पूछूं, अगर एक कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड पे करती है, इफ़ अ कंपनी पेज कांस्टेंट डिविडेंड, ठीक है जी, तो हम उसकी मार्केट वैल्यू कैसे मालूम करें? सर डिविडेंड ले लें डिवाइडेड बाय के ई, ऐसा है ये फंक्शन। अब लॉजिकल लग रहा है? किस कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट होता है? अ कंपनी दैट 100% पे आउट इट्स प्रॉफिट। ऐसा, ये नोट करो सर, शाबाश जी मेरा प्यारा बच्चा। देखो, हमारी एक अजम्पशन होगी कि जिस इंडस्ट्री में हम ऑपरेट करने जा रहे हैं ना, क्योंकि ये तो फ्यूचर की बात है ना, अगर तुम्हारा कैपिटल सेम है तो सेफेस्ट अजम्पशन क्या है कि हम क्या अज्यूम करें कि हमारा प्रॉफिट भी सेम रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ये किन डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर डिविडेंड्स की या करंट पास्ट डिविडेंड्स की? ये फ्यूचर डिविडेंड्स की। हम कह रहे हैं जब इसने पास्ट में इस तरह का डिविडेंड दिया है तो इंशाल्लाह ये फ्यूचर में भी इसी तरह देता रहेगा, ठीक है जी। तो फ्यूचर को बेटा प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो फिर हम क्या करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं कि जो कंपनी अपने 100% पे आउट को बांटती है, 100% प्रॉफिट को बांटती है और आज तक उसने डिविडेंड कांस्टेंट रखा है, तो आगे भी क्या करेगी? कांस्टेंट ही रखेगी। ऐसा है मेरे बच्चों। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा ही है। बताओ इस कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है एसेट्स की? 1000, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है? 2500। ऐसा? अच्छा, एक बंदा आके कहता है नहीं मैं तो 10% रिटर्न चाह रहा हूं, तो उसके हिसाब से वैल्यू कितनी निकलेगी? 2000। ऐसा? तो रिक्वायर्ड रेट जिस तरह होगा, तो इसीलिए सर याद रखिएगा कि एक शेयर की वैल्यू एक बंदे की नज़र में कुछ होती है, दूसरे की नज़र में कुछ होती है और तीसरे की नज़र में कुछ और होती है। क्या पूरी मार्केट के नज़र में शेयर की एक ही वैल्यू होती है? नहीं। अगर ऐसा होता तो ट्रेडिंग ही नहीं होती, कोई खरीदता ही नहीं सर। एक बंदे को लगता है कि यार इसकी वैल्यू तो बहुत कम है, मुझे ख़रीद लेना चाहिए। दूसरा बंदा सोचता है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है यार, मुझे बेच देना चाहिए। तो बेचने वाला बेच देता है और ख़रीदने वाला खरीद ले। खत्म। खरीदने वाला समझता है कि यार मैं इससे ज़्यादा ही कमा लूँगा, मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू ज़्यादा बन रही है। बेचने वाला क्या सोचता है? निकाल भाई, इससे ज़्यादा वैल्यू मिल ही नहीं सकती। ऐसा? मैं ARTT को बेचने का इरादा कर लूँ से 25,000 रुपये में, तो इसका मतलब क्या है? मैं समझता हूँ 25,000 1 रुपया भी मुझे नहीं मिलेगा। आप इसको 25,000 रुपये में ख़रीद रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, 25,000 से तो ज़्यादा ही मिल जाएगा, पागल हो गया है। अगर कांस्टेंट ना हो तो आगे बढ़ रहे हैं। अभी तुमने केस 1 देखा है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, हम एक स्टेप आगे बढ़े। हमारी वैसे क्लास की टाइमिंग क्या थी? कोई टेंशन नहीं है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आप अभी इस वक्त क्लास में बैठे ना, आप यकीन करें मेरे ऊपर आप एहसान कर रहे हैं।
ये मैं आपको पर्सनल बात बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी आपने क्लास ऑफ की ना, ये मेरी ज़बान ऐसे बाहर आ जानी है। मैं 3 क्लासें ले चुका हूँ, मैं यहाँ से सीधा अफ्तार के जो है वो टेबल पे जाना चाह रहा हूँ। जैसी अज़ान हो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वहाँ जाकर खजूर उठा के और शरबत। अफ्तार के वक्त आपको फील होता है कि एक भूख होती है इंसान की पेट की और एक भूख होती है आँखों की, ऐसा। अफ्तार में इंसान सोच रहा होता है यहाँ से शुरू करूँगा, फिर यहाँ आऊँगा, फिर इस पे आऊँगा, फिर इस पे आऊँगा, फिर ये खा पी के वो चाय भी होए होए भाई हैं। और क्या होता है, शरबत में ही हिसाब किताब पूरा हो जाता है, ऐसा। तो इंसान की हिर्स और उसकी एक्चुअल ज़रूरत आपको यहाँ पता चलती है, ऐसा। मेरे जब पेरेंट्स थे ना तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम होता था। हमारे घर में कोई रमज़ान सेलिब्रेट नहीं होता था। जो आम दिन का खाना होता था तो रमज़ान में भी वही होता था, ठीक है जी। फिर जब बेगमात आई, उनको हर एक चीज़ चाहिए। अफ्तार में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ख़त्म। वो अफ्तार ना एक इवेंट बन गया है। क्या चीज़? हाँ ना, बेगमात ही कहूँगा ना भाई। हमारी भी आएगी इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया कायम है बेटा, हैं। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा इंसान होता है जो किसी भी औरत के लिए एक लॉटरी होता है। लॉटरी, ठीक है ना, मैं आपको ऑनेस्टली फैक्ट बता रहा हूँ, लॉटरी होता है। अनलेस कि वो कोई इंतहाई को कंजूस किस्म का आदमी हो, ठीक है जी। कोई वैसा नस्ली कंजूस होता है ना कि 1-1 रुपया बेगम को देगा, उसका हिसाब, ये कहाँ गए, वो कहाँ गए, ये पानी के दोतने लगे, फिर कहाँ गए। इस तरह अगर आप घर चलाओगे ना, ज़िंदगी में कभी भी एक अच्छा दिन घर में नहीं गुजारोगे, ठीक है जी। आप बेगम को पैसे दे के भूल जाए। नहीं, मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी गुजारने। आप ऑडिट घर में नहीं करें, ऑडिटर बाहर रहें। घर में आप बेगम से इश्क करें यार, पैसा दें उसको, भूल जाएं आप। हाँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ बेटा, हैं। यकीन करें, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, आप कभी जाएं ये नाइद और ये सुपर स्टोर्स के ऊपर, ये जब इनका बिल आता है वहाँ खड़े होते, गिनने होते, ये सामान आ गया, ये आ गया। ये लोग ज़िंदगी में इतनी निटिग्रिटीज़ में पड़े होते हैं, एक एक चीज़ का हिसाब। पैम्पर 22 रुपये का या 24 रुपये का, महंगा हो गया, तो पता ही नहीं चला कि पैम्पर है कितने का। आप इसी तरह रहें, चाहे आपकी इनकम कम है ज़्यादा है, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ा करें यार, ये छोटे आदमी की निशानी है। तो आप एक लॉटरी हो अपनी बीवियों के लिए। आप सब होना यार, मनुष्य आप सब। मुझसे एक बंदे ने पूछा था कि यार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट घर वालों के लिए एसेट होता है, लायबिलिटी होता है? मैंने कहा कैश जनरेटिंग यूनिट होता है, ठीक है जी। अगर बीवी भी सी हो, बेटा कुछ भी हो, कमाना तूने मनुष्य हैं। मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर हैं, यूके वगैरह में, वो मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, ठीक है जी। खर्च मियाँ का पैसा होता है, मियाँ का पैसा मियाँ और बीवी का, बीवी का पैसा बीवी का। और ऐसा है भी, हाँ, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा रिलीजियसली भी है कि उसका पैसा उसका है भाई, आपका पैसा सबका है, हैं। क्योंकि इसलिए कि आपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में ये बात एक्सेप्ट की है कि मेरा काम है घर के लिए नान नफ़का कमाना, ये आपने मैरिज में एक्सेप्ट किया, ठीक है जी। ऐसा है, 3 बार कबूले के बाद आप कई जगह पे जो है वो किसी जगह मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हो। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सारी चीज़ें छोड़ें, बोर्ड पे देखना। प्यारे भाई मुन्ना पप्पू चुन्नू मुन्नू, बोर्ड पर देखो। मैं आपको दे रहा हूँ एक सिनेरियो छोटा सा, बोर्ड पे देखिएगा। एक बात बताएं, ये एक कंपनी है, ये एक शेयर होल्डर है, ऐसा, और इस कंपनी ने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है?
इंडस्ट्री में, ऐसा। इस शेयर होल्डर ने कंपनी को 100 रुपये दिए, कंपनी के पास कितने पैसे आ गए? 100 रुपये आ गए, और कंपनी ने आगे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दिया। इंडस्ट्री में हम इस पर कमा रहे कितना? 20%। इस 20% को हम क्या कहेंगे? रिटर्न ऑन इक्विटी, ऐसा। ये किस पे कमाई हो रही है? 100 रुपये पे कमाई हो रही है। बताओ कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी सालाना? 20 रुपये का। और ये प्रॉफिट ही अगर डिविडेंड बन जाए तो हम कहेंगे जी 100% पे आउट हो रहा है, ऐसा ऐसा। अब और सुनना, और सुनना, और अच्छे तरीके से एक चीज़ सुनना। ये जो शेयर होल्डर है, ये सोच के आया था कि ये अपने पैसे पे 16% का रेट कमाएगा। कितना? अब बताओ सर, इसने जब साल के एंड पे देखा कि यार माशाल्लाह 20 रुपये का डिविडेंड आया है और ये डिविडेंड आगे भी इसी तरह 20-20 का आता रहेगा, तो इसने क्या किया? इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन की। क्या की? बताओ इसके हिसाब से मार्केट वैल्यू कितनी बनी? 20 डिवाइडेड बाय 16%, कितना? 100। इसने कहा वाह वाह जी, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 125 है, मैं बड़ा खुश नसीब इंसान हूं। बताओ जैसे ही इसको पता चला कि इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 125 है, कंपनी के पास एसेट भी 125 के हो गए? नहीं सर, एसेट अभी भी कितने के? 100 रुपए के ही हैं। इंडस्ट्री में कितने पैसे लगे हुए? 100 रुपए ही लगे हुए, ऐसा ऐसा है या नहीं? अब पिक्चर में आया मिस्टर बी। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहा कि आपको क्या लगता है जो आपने कंपनी के सारे शेयर अपने पास रखे हुए हैं, एक ही शेयर एज्यूम करो इस कंपनी का, वो आपके पास है मिस्टर ए, आप क्या समझते हैं इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? इसने कहा जी, ए ने कहा मेरे हिसाब से तो इसकी वैल्यू 125 रुपये बनती है। बी ने कहा अच्छा। बी ने कहा यार मैं इस शेयर को आपसे ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है जी। अब बी का रिक्वायर्ड रेट है से 12.5%, कितना? अब बताओ, गौर से सुनना, बी इस शेयर के लिए कितना पैसा देगा? 20 डिवाइडेड बाय 100। अब बताओ सर, बी ने 160 रुपये दिए ए को और शेयर क्या कर लिया? खरीद लिया। अब बताओ सर, डी ने इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा खर्च किया? 160, और इसका रिक्वायर्ड रेट कितना है? 12.5%। कंपनी के पास आज भी कितने पैसे? 100 रुपये ही पड़े। कंपनी उस पर कमा कितना रही है? अब बताओ सर, क्या 160 पे 12.5% 20 रुपये बनता है? बनता है। अब बताओ, अब सुनो सुनो सुनो, क्या कंपनी इस शेयर होल्डर को खुश रख पा रही है? हाँ सर। मुझे बताएं, क्या कंपनी ने अपना अमाउंट चेंज किया? नहीं सर। अब तुम्हें लॉजिक समझ आई कि कंपनी एक कांस्टेंट रेट से पैसा कमा रही होती है, और जो शेयर होल्डर होता है ना, उसका रिक्वायर्ड रेट क्या हो रहा होता है? तब्दील हो रहा होता है। तो शेयर की मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे जा रही होती है, ऐसा है। अब बताओ सर, इसके बाद एक और बंदा आया, ये कौन है जी? ये है मिस्टर सी। मिस्टर सी ने कहा यार मैं तो जी 10% रिटर्न कमाना चाहता हूँ। अब बताओ जी, 10% रिटर्न कमाना चाहता हूँ तो इस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या कंपनी पे कोई प्रेशर आया? अब मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि कंपनी हाजिर शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट देखती है, ऐसा। भाई कंपनी ने कहा मैं 20 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकती, मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं करना। जो तुम लोग ने हराम खोरियाँ करनी है अपने दिमाग में करते रहो, मुझसे नहीं बोलो। मेरे पास 1000 रुपये पड़े हुए या 100 रुपये पड़े हुए इस केस में। ये जो तुम लोग वैल्यू ऊपर नीचे करो ना, मेरे पास इससे एसेट्स नहीं आ रहे। अब मुझे बताओ सर, ये अभी भी कितना कमा रही है? 20 रुपये। मुझे बताएं अब रिक्वायर्ड रेट कितना है? क्या आ रहा है? ये 200। मुझे बताओ सर, ये सी के हिसाब से कंपनी कितने की है? 200 रुपये की। सब सी 200 रुपये का खरीदेगा तो सर सी अपने मार्केट वैल्यू के ऊपर कितना रिटर्न डिमांड करेगा? और वो 10% मार्केट वैल्यू पे बनता कितना है? 20 रुपये, ऐसा। तो अब लॉजिक समझ आई कि जो इन्वेस्टर है वो एक रिक्वायर्ड रेट ध्यान में रख के आता है, उसको कंपनी की डिविडेंड की अमाउंट पता है, वो उसको डिवाइड करता है और क्या निकाल लेता है? मार्केट वैल्यू निकाल लेता है और उस पर शेयर खरीद लेता है। तो मुझे बताएं, कंपनी हर दफ़ा कितने कमा के देगी? 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये हर शेयर होल्डर। अच्छा, अब हालात बुरे हो गए। एक बंदा आया जी, इसका नाम है डी। इसने कहा जी मैं तो 25% का रिटर्न चाह रहा हूँ। अब बताओ इसके हिसाब से इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है? कितने? अब अगर ये 80 रुपये में ख़रीद ले कंपनी और सी बेच भी दे इसको वाकई 80 रुपये में, 200 का खरीदने के बाद 80 रुपये में बेच दे, तो बताओ अब कंपनी का शेयर होल्डर कौन है? डी है। डी कितना रिटर्न मांग रहा है अपने 80 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे? तो कंपनी 20 रुपये का जो इसको डिविडेंड दे रही है, खुश होगा? हाँ सर, क्योंकि 80 का 20-25% कितना बनता है? तो इसका मतलब ये कि सर इन्वेस्टर आता है अपने रिक्वायर्ड रिटर्न से डिविडेंड को डिस्काउंट करता है और जो वैल्यू निकलती है उस पर शेयर खरीदने की कोशिश करता है, ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है। अब मुझे एक बात बताएं, ये ROE किसके ऊपर अप्लाई होता है? मार्केट वैल्यू के ऊपर या बुक वैल्यू के ऊपर? इसका मतलब ये प्यारे भाई
कि अगर मैं एसेट्स की बुक वैल्यू ले लूँ जो कंपनी के पास है, उसको मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, ROE से, तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट भी है और डिविडेंड भी है। अगर मुझे मार्केट वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूं, इस डिविडेंड को मैं डिस्काउंट कर दूं किससे, KE से। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है। अब बताएं सर, कंपनी की जो मार्केट वैल्यू शेयर की ऊपर नीचे हो रही होती है वो कंपनी के बाहर हो रही होती है, किस बेसिस पे, क्या कंपनी के कैश फ्लो चेंज हो रहे हैं, नहीं, क्या चेंज हो रहा है, और रिक्वायर्ड रिटर्न इन्वेस्टर का कांस्टेंट क्यों नहीं रहता। मुल्क के हालात अच्छे हो गए, HBL ही सर 20% का सूद देने लग गया, तो कोई इस कंपनी के अंदर 20% मांगेगा नहीं, उससे ज्यादा मांगेगा। HBL का सूद का रेट 10% हो गया तो सर इससे हम 10 से थोड़ा सा ज्यादा मांग लेंगे। ऐसा है, ये बात समझ आती है। तो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न तब्दील हो रहा होता है, डिविडेंड कांस्टेंट होता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम, इससे क्या निकलती है, मार्केट वैल्यू निकलती है। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है। ये कॉपी कर लें सर, शाबाश। आगे जाएगा ना जब कोर्स, तो मैं और बहुत सारी चीज़ें निकलती आएगी कि डिविडेंड कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा। ठीक है जी, आ रही है सारी चीज़ें। ये एक वैल्यूएशन टेक्निक आप समझ रहे हो। अब बताओ किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालने का कैसे तरीका क्या है। आप देखें सर उसका डिविडेंड कितना है, और हमने अभी तक अज्यूम किया कि डिविडेंड क्या कांस्टेंट है। डिविडेंड किन कंपनीज का कांस्टेंट होता है, जो 100% पे आउट करती है। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसी कोई कंपनी है नहीं। इसका मतलब है जो ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं सिर्फ कौन सी हैं, किताबी, प्रैक्टिकली ये होल्ड नहीं करती। ऐसा ऐसा ही है मेरे बच्चों। बिल्कुल मैं समरी लिख देता हूँ, ये रिटर्न में समरी तो लिखी है नीचे यार, कॉपी करें मेरे प्यारे बचड़ों। जी मेरा प्यारा बच्चा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, अच्छा प्रॉफिट आता रहेगा तो मार्केट वैल्यू भी क्या होगी, ऊपर जाएगी। लेकिन ये प्रॉफिट बढ़ेगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। ठीक है जी, इस मॉडल में हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कांस्टेंट रहेगा। आगे आप आओगे बहुत सारे मॉडल्स पढ़ोगे जिसमें क्या होगा, मामला तब्दील हो जाएगा। अब तो देखो एक फजूल बात हम पता है क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट इज़ डिविडेंड। ऐसा थोड़ी होता। अगर प्रॉफिट डिविडेंड के बराबर होता तो आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते ही नहीं। ऐसा है नहीं, प्रॉफिट का सारा अमाउंट आपको कैश में मिल जाता है, नहीं। प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन भी शामिल है, वर्किंग कैपिटल की चेंजेस भी शामिल हैं, और 1000 चीज़ें शामिल हैं। तो इसका मतलब है जो हम मॉडल पढ़ रहे हैं, दिस इज नथिंग लेस देन रबिश। यस सर, बट इनिशियल इसी मॉडल को पढ़ के हम उस मॉडल पे आएंगे जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, अब इस मॉडल के अंदर हम गलतियां निकालेंगे, उसको क्या करते रहेंगे, हम सही करते रहेंगे, और अल्टीमेटली हम किस मॉडल पे पहुंचेंगे, जो प्रैक्टिकली होल्ड कर रहा है सब। ऐसा तो सर डायरेक्ट वही पढ़ा दें हैं, ऐसा है। हमने एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ों पे सवाल आता है। सर बस करें यार, ये एक तो लड़की है यार, अल्लाह की कसम, मैं इसको क्या बोलूँ बच्ची को। ये मानू लड़कों का नाम भी होता है, लड़कियों का होता है। अच्छा अच्छा, रुक जाओ मेरे बच्चे, जरा क्लास ऑफ करते हैं को 25 मिनट में। हाँ कोई मसला नहीं है। अच्छा वैसे तुम लोग यहाँ से घर जाते हो कितने मिनट में पहुँच जाते हो, अफ्तार से पहले पहले ही पहुँच जाते हो? कितने लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है? आप बेटा अंगूठा चूस के खोल लेना, ठीक है जी। और क्या हैं? नहीं नहीं भाई, मेरे रोज़े बटे में भाई, 10 दिन एक बेगम के घर में, 10 दिन दूसरे बेगम के घर में, और बाकी कुछ दोस्तों के साथ, कुछ भाई बहनों के साथ। हाँ जी,
बढ़े हम आगे। आप इफ्तार बनाने में हेल्प नहीं करते। अब यार मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मैं जाके किसी मासी का हाथ बटाऊं, क्योंकि मेरी बेगमात भी नहीं बनाती है, ठीक है जी। और अगर मैं हाथ बटाना भी चाहूं तो बेगम नहीं करने देगी, ठीक है ना। आगे बढ़े। असल में खाना मेरी बेगमात नहीं बनाती हैं तो हैं। सर तो फिर आपके साथ ये सीन भी नहीं होता होगा कि हाथ छोड़ें पकोड़े जल रहे हैं? नहीं बेटा, मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं होता। बड़े हम आगे दोस्त। आखिरी दफ़ा हमारे घर में जो खाना किसी घर की औरत ने बनाया था वो मेरी माँ ने बनाया था, ठीक है जी। बीवियाँ नहीं बनाती हैं खाना भाई। आप लोग घर में घर वाले खाना बनाते हैं? बेहतरीन, ब्लेस्ड लोग हो तुम लोग। आगे बढ़े हम। अच्छा अब सुनो जरा दोस्त, एक छोटा सा सवाल करते हैं फिर हम छुट्टी करते हैं, ठीक है। आखिरी सवाल, इसके बाद छुट्टी। बहुत ही बच्चों वाला सवाल। हाँ जी, ये कह रहे जी फैल्कन लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट्स अ कांस्टेंट डिविडेंड ऑफ ₹50 पर शेयर फॉर द लास्ट 40 years एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू द सेम इन फ्यूचर, ठीक है जी। फॉलोइंग इन्वेस्टर्स विश टू अक्वायर शेयर्स इन दिस कंपनी एंड देयर रिस्पेक्टिव रिक्वायर्ड रिटर्न्स आर एज अंडर। ए इस कंपनी से कितना रिटर्न मांग रहा है? 10%। बी कितना मांग रहा है? 12.5%। सी 16% रिटर्न मांग रहा है। ऐसा तो क्या इन सब के लिए मार्केट वैल्यू सेम होगी? नहीं सर। क्या निकालूं, कैसे निकालूं सर? ये बंदा ये सोचता है कि मैं अगर एक शेयर मुझे कितने में मिल जाए, 500 रुपये में मिल जाए तो मैं समझूंगा कि अच्छा है, अच्छी मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। दूसरा बंदा क्या सोच रहा है कि अगर मुझे ये शेयर मिल जाए कितने में, 400 रुपये में, तो मैं कहूँगा जी मैं धन्य हो गया। ऐसा? और ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और कल की क्लास में हम इसी मॉडल को मज़ीद आगे लेके जाएंगे कि व्हाट इफ़ के कंपनी डिविडेंड 100% प्रॉफिट ना बांटे। 100% प्रॉफिट ना बांटने की वजह से क्या होगा? अगली दफ़ा एसेट्स और ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो ओवर द पीरियड डिविडेंड बढ़ता रहेगा, तो फिर तो एन्युटी और परपेचुटी भी नहीं लग सकेगी, तो फिर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है जी। तो कल देखते हैं इंशाल्लाह इसको। और एक बच्चे ने कहा था कि सर सवाल के जवाब दे के जाइएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर करें। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है हम वैक कैलकुलेट करते हुए मार्केट वैल्यू लेते हैं, लेकिन वैक हम परसेंटेज ऑफ बुक वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्यों नहीं निकालते हैं? जब हमें इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिल रहा होता है वो बुक वैल्यू पे मिल रहा होता है। अब मुझे खुद एक बात बताओ, गौर से सुनो, लॉजिकली स्पीकिंग मुझे एक बात बताओ, ये 16% क्या है? रिक्वायर्ड रिटर्न। ये इन्वेस्टर ने किस चीज़ पे अप्लाई करना है? क्या सोच के 16% मांगा है कि मैं अपने पैसे पे 16% मांग रहा हूं? तो मुझे बताओ, ये जो इन्वेस्टर पैसा दे रहा है, ये मिसाल के तौर पर बी कितना पैसा दे रहा है कंपनी के लिए? 160। तो इस पे रिक्वायर्ड रेट मांगेगा ना। अब मुझे बताओ, आप ये जो रिक्वायर्ड रेट लेते हो, इसको बुक वैल्यू पे अप्लाई कर सकते हो? गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। सीधी बात है भाई, एक इन्वेस्टर बी सोच रहा है मैं इस कंपनी के शेयर खरीदूं, उसने 12.5% का रिक्वायर्ड रेट ध्यान में रखा, उसके हिसाब से क्या निकली? मार्केट वैल्यू निकली। अब इसी पे रेट अप्लाई करेगा ना, क्योंकि बी के लिए इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 160। तो सर रिक्वायर्ड रेट किसके ऊपर अप्लाई होता है? मार्केट वैल्यू के ऊपर। अब बताओ लॉजिकली क्या मैं इसको 100 रुपीज़ पे अप्लाई कर सकता हूँ? गलत हो जाएगा ना। ऐसा है। डिनोमिनेटर में तो बुक वैल्यू होनी चाहिए किसके? अच्छा, मैं फिर उर्दू जुबान में पूछ रहा हूँ, मार्केट वैल्यू से रेट निकलता है या रेट से मार्केट वैल्यू निकलती है? रेट से मार्केट वैल्यू निकलेगी ना। पहले इन्वेस्टर क्या करेगा?
रेट निकालेगा, उसके बाद क्या निकलेगी? तो सीधी सी बात है, जो मार्केट वैल्यू निकली है वो एक सर्टन रेट को देख के निकली है ना। अब ये दोनों रेट और मार्केट वैल्यू आपस में क्या हो गई? कनेक्ट हो गई। 160 का 12.5% निकालो, कितना निकलता है? 20 रुपए। तो कंपनी जब 20 रुपए का डिविडेंड देगी तो इफेक्टिवली क्या है? मार्केट वैल्यू पे 12.5%। ऐसा तो याद रखिएगा भैया, हमने मार्केट वैल्यू से रेट नहीं निकालना है। क्या निकालना है? हमने रेट से मार्केट वैल्यू निकालनी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कल मैं आपसे कहूँ यार पीएसओ का एक शेयर खरीद लो, पीएसओ का आपने मुझे बताना शुरू करना है, सर मैं असल में बैंक में पैसे रखूं तो मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा, मैं सर अगर अपने गांव जाके ट्रैक्टर खरीदूं और उससे मैं खेती बाड़ी खरीदूं करूं, ज़मीन मेरी, सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में, मेरा रिटर्न होना चाहिए सर, 16% मिल जाएगा मुझे, मैं तो पीएसओ का शेयर खरीदूंगा सर 20% रेट अगर मिले तो। अब बताओ आपका रिक्वायर्ड रेट कितना है? अब बताओ आप पीएसओ का मार्केट वैल्यू निकालोगे कैसे? आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड को डिस्काउंट करोगे, 20% से क्या निकल आएगी? मार्केट वैल्यू। अब इसका मतलब है भाई मैं ये शेयर मिसाल के तौर पर 400 रुपये का खरीदूंगा, ये वैल्यू कैसे निकली है? रेट आपने निकाला है और कैश फ्लोज आपने निकाले, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। ऐसा तो मुझे बताओ रिक्वायर्ड रेट अब किस पे अप्लाई होना है? मार्केट वैल्यू पे अप्लाई होना है। बुक वैल्यू के ऊपर अल्लाह के वास्ते अप्लाई नहीं करना। क्लियर हो गया अहमद? बताओ कोई भी इन्वेस्टर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ के प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या दो लोगों का रिक्वायर्ड रेट सेम हो सकता है? नहीं, लेकिन आपके कोर्स में ये अज्यूम किया जाएगा कि तमाम इन्वेस्टर्स का रिक्वायर्ड रेट क्या है? सेम। उसकी वजह ये कि ये पूरा कोर्स अज्यूम करता है कि मार्केट परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट मार्केट का मतलब समझते हो? पूरी दुनिया के हर एक इंसान को पूरी नॉलेज है, सिवाय जो है वो मुस्तकबिल के गैब के इल्म के, उसको हर एक चीज़ क्या है पता है। अब मुझे एक बात बताएं सर, आपको पैसा कमाने के जितने अड्डे पता हैं वो इसको भी पता है, वो इसको भी पता है, वो इसको भी पता है। अब बताओ सबका रिक्वायर्ड रेट क्या होना चाहिए? फिर सेम होना चाहिए। एक बंदा कह रहा है यार मुझे भी वो सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इसको है, ठीक है जी, तो मैं 16% रिटर्न मांग रहा हूँ इस कंपनी से। प्रैक्टिकली ये चीज़ होल्ड नहीं करती है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे प्रैक्टिकल, जब हम इस सवाल आगे लेके जाएंगे यार, ये टॉपिक ऐसा है कि जब तक आप 6 क्लासें नहीं पढ़ोगे ना, आपको पीछे की लॉजिक समझ में नहीं आ रही होगी, आपको अच्छी तरीके से आ रही होगी, लेकिन और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा वह रिटर्न ऑन मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय, नहीं यार भाई, अच्छा आप मुझे अब एक बात बताओ, बच्चे की ना कन्फ्यूजन हो रही है 2 क्लासेस। मुझे एक बात बताओ, शुरू में हम क्या अज्यूम करके चल रहे थे? कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम निकाल रहे थे कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है? सेम। हम ये अज्यूम करते हुए चले। अब हम आए तो हमने क्या अज्यूम किया है कि नहीं यार बुक वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वैल्यू के बराबर हो। मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? वो इन्वेस्टर के एक रिक्वायर्ड रेट और डिविडेंड की इंटरेक्शन से निकलती है, वो ज़रूरी नहीं है बुक वैल्यू के बराबर हो। ऐसा हमने पिछली क्लासों में, चूँकि हमने इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं देखी थी, तो हम क्या कर रहे थे, कैपिटल एम्प्लॉयड से ही वैक निकाल लेते थे, और हम अज्यूम क्या करते थे कि कैपिटल एम्प्लॉयड में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वही बराबर है किसके? मार्केट वैल्यूज़। प्रैक्टिकली ये चीज़ होल्ड नहीं करती। ऐसा है सर, आगे बढ़ेंगे हम इंशाल्लाह कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन, अस्सलाम वालेकुम। कल हम इसको मज़ीद आगे लेके जाते हैं, बट ठीक है।